प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। अब देखिए, आज इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को वर्ष 2023 में क्या शुभता मिलने वाली है, ग्रह गोचर क्या आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, इसके साथ साथ कहाँ आपको सावधानी रखनी है, ग्रह गोचर से आपको क्या कहीं किसी बिंदु पे कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा हम साथ साथ उपाय के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम तुला राशि की ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर 1 जनवरी मॉर्निंग की तुला राशि की पत्रिका बनाई है। अब देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में केतु, आपके थर्ड हाउस में सूर्य बुध, फोर्थ हाउस में आपके शनि शुक्र, आपके 6th हाउस में गुरु, आपके 7th हाउस में राहु चंद्रमा और आपके 6th हाउस में मंगल का गोचर वर्ष के आरंभ में रहेगा। तुला राशि के जातकों, ये आपके लिए एक परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो 4 बड़े ग्रह का जिनका गोचर होता है, बड़ा गोचर होता है जिन 4 ग्रहों का, उनका गोचर इस वर्ष चारों का चेंज हो रहा है। अब देखिए, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, वो भी इस वर्ष 17 जनवरी को चेंज हो रहे हैं। गुरु वो करीब 12 से 14 माह तक रह रहे हैं, तो वो 22 अप्रैल 2023 को उनका गोचर चेंज हो रहा है। राहु केतु दोनों एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं, वो भी इस बार 30 अक्टूबर को यानी अक्टूबर के अंत में अपना गोचर चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, छोटे जो गोचर होते हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। जैसे सूर्य 1 माह में राशि परिवर्तन कर लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में, शुक्र बुध मंगल ये भी करीब करीब 1.25 महीने में करीब करीब अपना गोचर चेंज कर लेते हैं। तो हम जैसे जैसे छोटे ग्रहों जो गोचर होगा उनका चेंज होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पे प्राप्त हो जाए। तुला राशि के जातकों, वर्ष के आरंभ में शनि का गोचर आपके 4th हाउस में रहेगा, यानी कि आपके ऊपर पिछले 2.5 वर्षों से शनि की चतुर्थ ढैया चल रही थी। लेकिन अब 17 जनवरी 2023 को शनि आपकी 4th हाउस को छोड़कर 5th हाउस में आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको शनि की पनौती का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जब शनि राशि से पंचमस्त होते हैं तो इसको हम शनि की पनौती कहते हैं। अब देखिए, आपकी राशि तुला है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसे में शनि की पनौती से बहुत आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, अपने उत्तर भारत में तो इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता, वरन दक्षिण भारत में शनि की पनौती यानी पंचमा शनि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पंचमा शनि होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको समस्याएं प्रदान करेंगे। अब देखिए, पंचम हाउस हम क्या देखते हैं? संतान को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। तो उन क्षेत्रों में तो ये समस्या देंगे ही देंगे। संतान आपके कुछ कहने सुनने से बाहर हो सकती है, कुछ गलत राह पे चल सकती है। यदि कोई जोड़ा संतान कंसीव करने की सोच रहा था तो उसमें डिले हो सकता है। यदि आपके प्रेम प्रसंग कहीं चल रहे हैं तो उसमें आपको धोखा बदनामी मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आपको पढ़ाई में मन भटकना, मतलब कि आप एंड के पायदान पे आके हार जाएंगे, ऐसी स्थिति ये पंचमा शनि कहीं ना कहीं बनाएंगे। तुला राशि के जातकों को वैसे तो इसका जो सिंबल है एक तराजू का होता है, तो आप अपनी बात बहुत तोल मोल के बोलते हैं, सच का साथ देते हैं। अब देखिए, आपने किसी के आड़े वक्त में आप सबके काम आए होंगे, लेकिन जैसे ही शनि पंचमस्त आएंगे तो आपका अपने ही लोग जिनकी आपने हेल्प करी होगी वो आपका साथ छोड़ देंगे। अब देखिए, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है। ये आगे आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर कहीं ना कहीं आपको कौन आपका अपना है कौन आपका पराया, इसका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाने वाला है। अब देखिए, हालांकि मैं उपाय भी बताऊंगी, उसको करने से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा, शनि के अशुभ फलों में कमी अवश्य होगी। लेकिन देखिए, घबराइए नहीं, शनै शनै ये समय भी आपका बीत जाएगा। देखिए, शनि कर्म फलदाता है। शनि हमें हमारे पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल अपनी साढ़े साती हो, पनौती हो या ढैया हो, उसमें प्रदान करते हैं। अब देखिए, तुला राशि के जातकों, इसने आपने पंचमा शनि का एक ट्रेलर तो आप पहले ही देख चुके हैं।
क्योंकि देखिए 29 अप्रैल से लेकर जो 11 जुलाई का समय था, इसमें शनि कहीं ना कहीं आपके पंचम हाउस में आए थे। हालांकि बाद में वो वक्री होके वापस आपके 4th हाउस में चले गए थे, लेकिन आप याद कीजिए 29 अप्रैल से लेकर जो 11 जुलाई तक का समय है, उस समय आपके ऊपर शनि की पनौती चल रही थी। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति, कष्टों का, संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ा होगा। लेकिन वो तो एक ट्रेलर था, लेकिन असली मूवी अब आपके 17 जनवरी से स्टार्ट होगी। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब जो पंचम हाउस है, तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो देखिए समझिए यहाँ पे पहले से ही राहु का गोचर विराजमान है, जो कि आपके राहु अक्टूबर के अंत तक यहाँ पर रहेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जीवन साथी की सेहत तो पहले ही राहु के गोचर से कुछ ना कुछ खराब रही होगी, क्योंकि उन पे केतु की भी सीधी दृष्टि है। अब देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। पंचम हाउस से जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, अब देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 7वें भाव को देखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही राहु देव का गोचर है, तो कहीं ना कहीं पिछले समय आपके कुछ जीवन साथी की कुछ सेहत में समस्या अवश्य रही होगी। लेकिन जैसे ही शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा, जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कुछ खटपट की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पे पार्टनर से कुछ संबंधों में खींचतान हो सकती है। अब देखिए बॉस से अनबन, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ आपका मन उचाट सा होगा और आप कुछ नई नौकरी ढूंढेंगे, और नई नौकरी अगर आपको मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक नहीं होगी। हालांकि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब 22 अप्रैल को चेंज होगा और ये आपके 7th हाउस में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम करेंगे। वो हम गुरु के गोचर में मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगी। अब देखिए जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी तो कुछ लाभ की कमी करेगी। हालांकि 22 अप्रैल के बाद गुरु की 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पे पड़ेगी तो ये 11th हाउस से आपको संबंधित शुभ फल मिल जाएंगे, लाभ के रास्ते आपके बदस्तूर जारी रहेंगे। अब देखिए उसका कारण क्या है कि चाहे देव गुरु कितने भी पाप प्रभाव में हो, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो दृष्टियों का जितना भी शुभ फल है वो आपको लगातार 22 अप्रैल के बाद मिलता रहेगा। अब देखिए शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके 2nd भाव से पड़ेगी तो क्या होगा, ये आपके कुछ धन में कमी करेगी, कुछ धन के जो आने के रास्ते हैं उनको रोकेगी। अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे होके आपके घर परिवार में आपके भाई बंधुओं से कुछ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, उससे कहीं ना कहीं आपके जो नाते रिश्तेदार हैं उससे आपका मनमुटाव हो सकता है। अब बात करते हैं हम शनि के उपायों के लिए। अब देखिए शनि के यदि हम उपाय की बात करें तो आपको प्रति शनिवार जो शनि देव की प्रतिमा है उनका सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको रविवार को छोड़कर, मतलब कि रविवार को छोड़ दें और बाकी के 6 दिन रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उसमें आप काले तिल मिला सकते हैं। इसके अलावा जो सरसों का तेल लेकर जाएं आप, वो जिस पात्र में लेके जाएं उसको वहीं छोड़ कर आएँ, मतलब कि घर पे तेल वापस लेकर ना आएँ। अब बात करते हैं हम दूसरे मुख्य परिवर्तन की। अब देखिए 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर चेंज हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस से निकल के आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए 7th हाउस में आकर क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो कि 7th हाउस के भाव हैं जिनमें आपको 7th हाउस से संबंधित जो आपको फल में अशुभता मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस का काम करेंगे। अब देखिए समझिए आपके 7th हाउस में पहले से ही राहु का गोचर है, तो आपके कहीं ना कहीं जीवन साथी की सेहत से कुछ ना कुछ आप परेशान होंगे, कुछ आपके वैवाहिक जीवन में व्यवधान होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी समस्याएं होंगी। अब देखिए ऐसे में 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर आएगा तो क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति बैलेंस का काम करेंगे। लेकिन देखिए उसमें भी देवगुरु जो बृहस्पति है वो यहाँ पे कुछ फंसे हुए से हैं। अब देखिए सबसे पहले 17 जनवरी को जब शनि आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और राहु का गोचर आपके है ही 7th हाउस में, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से शनि और राहु के बीच में पाप मध्यत्व में फंस जाएंगे। मतलब एक तरफ शनि और एक तरफ राहु, बीच में देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए इसे देवगुरु बृहस्पति एकदम से कुछ पाप प्रभाव में आने के कारण अपने जो पॉजिटिव प्रभाव है वो पूरे नहीं दे पाएंगे।
अब देखिए जैसे ही 22 अप्रैल को इनका गोचर आपके 7th हाउस में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे राहु पहले से विराजमान है, इसलिए यहाँ पे राहु और गुरु का चंडाल दोष बन जाएगा आपके 7th हाउस में, जो कि अक्टूबर तक राहु रहेंगे, अक्टूबर के अंत तक। इसलिए अक्टूबर तक तो विशेष सावधानी की आपको आवश्यकता ही है, क्योंकि देखिए शनि की तीसरी दृष्टि भी लगातार 17 जनवरी के बाद रहेगी। पहले गुरु आपके पाप प्रभाव में, 22 अप्रैल के बाद गुरु चांडाल दोष से पीड़ित रहेंगे। हालांकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो बेहद शुभ ग्रह हैं और वो बैलेंस करेंगे भी 7th हाउस के, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ बंधे हुए से रहेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस से संबंधित जो शुभ फल हैं वो आपको अधिक प्रदान करेंगे। लेकिन यदि फायदे की बात आपके लिए यही रहेगी कि जो गुरु की दृष्टि है उसमें आपको शुभता शुरू से मिलती जाएगी। 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर चेंज होगा वैसे गुरु की दृष्टियों का जो शुभ प्रभाव है वो आपको मिलता जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत है। गुरु जहां भी देखते हैं उस भाव में शुभ फल में वृद्धि कर देते हैं और अशुभ फलों को खत्म कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7th हाउस से आपके 11th हाउस में पड़ेगी तो ये यहाँ पे आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके लाभ के रास्ते खोलेंगे। अब देखिए 17 जनवरी को जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही थी तो आपके लाभ के रास्ते कहीं रुक रहे थे, जो कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि को जैसे ही 22 अप्रैल के बाद वो रास्ते कहीं ना कहीं आपके लिए खोलेंगे। अब देखिए यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि आपके लगन पे जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं ये आपकी सेहत में कोई लंबी दीर्घकालीन कोई रोग चल रहा था तो उसमें आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, डॉक्टर की दवाई लग जाएगी और आपको अपने हेल्थ आपकी अच्छी होगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका रुझान धर्म की तरफ भी बढ़ेगा, आपकी समाज में धार्मिक व्यक्ति के रूप में नेम फेम होगा, आप मतलब थोड़े धार्मिक हो जाएंगे और समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। आपकी पर्सनैलिटी में भी अचानक से कुछ सामाजिक सोशल टाइप का चेंज होगा। अब देखिए जब यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी तो आप थोड़े मेहनती हो जाएंगे, आपको यात्राओं से लाभ होगा। यदि आप कोई ऑनलाइन संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत है और वो हमेशा जहाँ देखते हैं वहाँ पे शुभ फल प्रदान करते हैं। अब देखिए यदि हम उपाय की बात करें तो गुरु आपकी जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु अकारक ग्रह बनते हैं। अब देखिए ये आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं। अब ये 3rd और 6th हाउस के स्वामी होकर आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, जहाँ की ये पूरे वर्ष शनि की तीसरी दृष्टि और अक्टूबर तक राहु से प्रभावित रहेंगे। इसलिए आपको 7th हाउस में कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी, काम, कारोबार, पार्टनरशिप में कोई ना कोई समस्या रहेगी। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको हनुमान जी की शरण लेनी है। अब देखिए शनि आपके पंचमस्त भी हैं और एक तरफ आपके 7th हाउस में भी कुछ आपको खराब प्रभाव मिल रहे हैं, इसे आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं हम तीसरे परिवर्तन की। अब देखिए 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब देखिए राहु आपके 7th हाउस से निकलकर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। अब देखिए 7th हाउस के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अक्टूबर के बाद राहु का गोचर जब आपके 6th हाउस में होगा तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 6th हाउस में राहु कारक भी होते हैं और वो अच्छा प्रभाव देते हैं। अब अक्टूबर के बाद आपके ये राहु क्या करेंगे, यदि कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे तो वो इस समय शांत हो जाएंगे, वो आपसे कहीं ना कहीं दब जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई सेहत संबंधी आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें राहु कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देंगे। इसके अलावा किन्हीं लोगों के लिए अगर कोई लीगल मैटर कोर्ट में लंबित था तो अब फैसला आपके पक्ष में ये राहु के 6th हाउस में आने के बाद, अक्टूबर में आने के बाद हो जाएगा। अब देखिए 6th हाउस में राहु हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अब देखिए राहु की जब 6th हाउस से 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये आपके यहाँ पे 10th हाउस में चंद्रमा की राशि पड़ रही है, इससे राहु और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं है। अब देखिए क्या होगा, आपको कार्यों में समस्या आएगी, कुछ आपके बनते कार्य बिगड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, आपके कलीग आपकी बैक पुलिंग कर सकते हैं या बॉस से कुछ अनबन हो सकती है। इसके अलावा यदि आप कोई नौकरी ढूंढ रहे थे तो जो नई नौकरी आपको मिलेगी तो वो आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगी, मतलब आप ज़्यादा ग्रेड की नौकरी मिल सकती है, आपको कुछ नीची मिलेगी। इस प्रकार से राहु यहाँ समस्याएं देंगे। अब देखिए राहु की जब 7वीं दृष्टि आपके
कि 12th हाउस में पड़ेगी, तो हालांकि ये मित्र दृष्टि है क्योंकि बुध और राहु मित्र है, परंतु ये 12th हाउस में दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यय को, खर्चों को कुछ बढ़ाएगा। लेकिन अपितु यदि आप विदेश में सेट होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप विदेश में जाकर जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, राहु की जब नवी दृष्टि आपके यहाँ से 2nd भाव पे पड़ेगी तो क्या होगा, वही बात कि कहीं ना कहीं आपके धन में कुछ समस्या देंगे। जो आपके धन के आने के रास्तों को में ये कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे, आपकी वाणी कुछ उग्र करेंगे, आपके परिवारजनों से आपका मन मुटाव कराएंगे। अब बात करते हैं हम राहु के उपायों की। ये तो इसके लिए आपके राहु के जो बीज मंत्र है, ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः की 2 माला आप प्रतिदिन जाप करें। अब बात करते हैं हम केतु के बारे में। अब देखिए, अक्टूबर के अंत में 30 अक्टूबर 2023 को ही राहु के साथ साथ केतु का गोचर भी चेंज हो रहा है। अब देखिए, राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और ये वक्री उल्टे चलते हैं। अब देखिए, केतु का गोचर आपके लगन से निकलकर आपके 12th हाउस में होगा। अब 12th हाउस में केतु हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं, ये यहाँ पे मोक्ष कारक होते हैं। अब देखिए, 12th हाउस में जब केतु अपनी मित्र राशि में आएगा तो क्या होगा, आप थोड़े संसारिक जो प्रपंच होते हैं उनसे दूर होंगे। आपका झुकाव ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ईश्वर से आपका कुछ कनेक्शन सा हो रहा है, क्योंकि केतु जो सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं वो 12th हाउस में देते हैं और 12th हाउस में हम केतु को मोक्ष का कारक मानते हैं। और जो भी आप ये धार्मिक कनेक्शन, ईश्वर से जो आपकी आस्था बनेगी, ये आपकी ढोंग या दिखावे के लिए नहीं होगी, परंतु आप मन से करेंगे। अब देखिए, केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। अब जब केतु यहाँ से 5वीं दृष्टि, देखिए 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस में देखेंगे तो ये आपकी मित्र दृष्टि है, इसलिए आपको कोई अधिक समस्या की बात नहीं। अब देखिए, यहाँ से जब केतु आपकी 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ राहु पहले विराजमान है, इसमें राहु के बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जब यहाँ से केतु 9वीं दृष्टि से आपके 8म भाव को देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, एक ध्यान रखने वाली बात है कि केतु की यहाँ पे मित्र दृष्टि है, मित्र दृष्टि पड़ रही है क्योंकि केतु और शुक्र आपस में मित्र हैं। और यदि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति अच्छी है और आपके केतु की दशा चल रही है तो फिर यहाँ पे केतु दृष्टि देके आपको आकस्मिक रूप से लाभ करवाएंगे। आपको यहाँ से लॉटरी, सट्टे इत्यादि में भी इनाम यानी कि लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको अपने ससुराल से अचानक से कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि मिल जाए। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हमने तुला राशि के जातकों को ग्रह गोचर में कहाँ शुभता मिलने वाली है अथवा कहाँ सावधानी रखनी है, इसके साथ साथ क्या उपाय करनी है जिससे कि आपके पॉजिटिव फल अधिक मिले और जो आपको नेगेटिव रिजल्ट या मिलने वाले थे उसमें बहुत कमी हो जाए। तो इसके साथ साथ उपाय भी मैंने आपको बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।